गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोगों ने भाषा का अध्ययन किया था। भाषा कैसे बनती है, भाषा का निर्माण कैसे होता है, भाषा का स्वरूप क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है। भारतीय और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से अपने अपने विचारों के अनुसार भाषा को परिभाषित किया था, इसे कल की क्लास में हमने देखा था। आज की क्लास का जो वस्तु है, आज का जो टॉपिक है वो भाषा के निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो मिल करके भाषा की संरचना करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। और दूसरा, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो लगभग विश्व की सभी भाषाओं पर एक समान लागू होती हैं। हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भाषा के अंग की बात करते हैं। अंग या अवयव, जिस प्रकार शरीर मनुष्य के शरीर में आँख, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, ये हमारे शरीर के अंग हैं जिन्हें अवयव भी कहते हैं। तो इन अंगों का सामूहिक रूप मिल करके या इन अंगों के एक साथ सामंजस्य से, एक साथ ये इन अंगों के मिलने से हमारा शरीर निर्मित होता है। लेकिन इन अंगों का स्वरूप मात्र ही शरीर नहीं है, बल्कि ये अंग, आँख, नाक, मुंह, बाल, हाथ, पैर, ये समस्त अंग मिलकर के हमारे शरीर की संरचना करते हैं। किंतु एक सजीव मनुष्य के लिए, जीवित रहने के लिए, उसके जो आंतरिक तत्व हैं जिनमें अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि आंतरिक तत्व, ये इनका सामूहिक रूप बाह्य अंग और आंतरिक तत्वों के मिलने से एक शरीर निर्मित होता है। यदि हम भाषा के अंगों की बात करते हैं, भाषा के अवयवों और उनके तत्वों की बात करते हैं, तो कुछ शारीरिक संरचना से या काफ़ी कुछ शारीरिक संरचना से ये मेल खाता है। चूँकि मनुष्य सजीव कृति है प्रकृति की, और भाषा सजीव लोगों के द्वारा बोली जाने वाली निर्मित है, इसे मनुष्य ने निर्मित किया है। फिर भी उसकी संरचना में उसके अंग और उसके तत्व वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि शरीर की संरचना में। और कई भाषा वैज्ञानिक और वैयाकरणिकों ने अंग और तत्व को लेकर के बहुत विचार विमर्श किया है, और इन दोनों को अलग अलग परिभाषित करना काफ़ी विश्लेषण के बाद भी बहुत स्पष्ट रूप से संभव नहीं हो पाया है। इसलिए हम इन विवरणों में, या कहा जाए इन जटिलताओं में पढ़ने के बजाय स्पष्ट रूप से ये समझें कि कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मिल करके भाषा की संरचना करते हैं। जिनमें कोई भी भाषा हो, विश्व के किसी भी देश की भाषा हो, उसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग है भाषा के निर्माण की प्रक्रिया का, वह है ध्वनि तत्व। मूलतः 3-4 तत्व हैं जो मिल करके भाषा का निर्माण करते हैं। ध्वनि तत्व, ध्वनि जिसे हम वर्ण के नाम से भी जानते हैं, अक्षर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्वनि और ध्वनियों। दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, और चौथा अर्थ, पांचवा वाक्य, या चौथा वाक्य पांचवा अर्थ कह सकते हैं। इन 4-5 तत्वों के सार्थक सम्मिलन से भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो मूल तत्व भाषा के निर्माण की प्रक्रिया का आधार तत्व है, वह है ध्वनि तत्व। हम इस ध्वनि की बात करें। ध्वनि वैसे तो यदि हम किसी वस्तु पर, किसी मेज़ पर या किसी दरवाजे पर कहीं भी हम आघात करते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, एक ध्वनि प्रस्फुटित होती है, बाहर निकलती है। किंतु वह भाषा की ध्वनि नहीं है। भाषा की ध्वनि कल भाषा का स्वरूप, उसकी प्रकृति बताते समय मैंने बताया था कि विश्व के प्रत्येक समुदाय की जो भाषा है वह अलग अलग उनके द्वारा अपनी सुविधा और अपने संप्रेषण की सुविधा के अनुसार निर्मित ध्वनियों का, गढ़ी गई ध्वनियों का, प्रतीक चिन्हों का एक सार्थक समूह होता है। अर्थात ध्वनि उस समाज विशेष के, उस समूह विशेष के, समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा में जो ध्वनियाँ आती हैं, उसे उस समाज ने
अपनी सुविधानुसार, अपनी पहचान और अपनी सरलता के अनुसार उनको गढ़ा है और उनकी एक निश्चित व्यवस्था की है कि ध्वनियों के मिलने से या ध्वनियों का जो समूह है वो निरर्थक समूह नहीं होगा। जैसे एक ध्वनि है अपनी वर्णमाला, देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है, ध्वनियों का जो संग्रहित रूप है, हम उसको देखें तो उसमें शुरू करते हैं स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। तो स्वर ध्वनियों में सबसे पहला जो आता है अ एक ध्वनि है। अब अ ब स द कर दिया हमने, ब एक ध्वनि है, स एक ध्वनि है, द, 4 ध्वनियाँ मिल करके अ ब स द बनाई। इनसे कोई शब्द निर्मित नहीं हुआ। ध्वनियों का जो सार्थक मेल है वह भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। ध्वनियों के सार्थक मेल से एक शब्द बनता है और शब्द उसे कहेंगे जिसमें कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ होता है। और ध्वनियों का निर्धारण करने वाले जो भाषा वैज्ञानिक हैं या वैयाकरणिक हैं, जिन्होंने ध्वनि निर्मित की, जिन्होंने ध्वनि प्रतीक गढ़े, हमारे प्राचीन पुरखों ने जो प्रतीक गढ़े, उन विद्वानों ने जो प्रतीक गढ़े, उन प्रतीकों के, उन ध्वनियों के, ध्वनि चिन्हों के मिलने से जो शब्द बना, वो शब्द भी सार्थक शब्द, यानी यदि अ ध्वनि है तो एक और ध्वनि मिलाकर के अब एक शब्द बना जिसका अर्थ होता है अब, मतलब तात्कालिकता का अर्थ द्योतित करता है। यानी 2 ऐसी ध्वनियाँ जिनका कोई अर्थ निकलता है वो हमारा एक शब्द बन गया। ध्वनियों का कई ऐसा मेल भी हो सकता है जहाँ पे 4-5 ध्वनियाँ मिलती हैं लेकिन कोई शब्द नहीं मिलता, क्योंकि कोई शब्द नहीं बनता, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं होता है। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित ध्वनि होती है। हमारे यहाँ देवनागरी और जो भाषा बोली जाती है उसका एक लिखित स्वरूप होता है। उस लिखित स्वरूप के लिए हम लिपि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा के लिए और प्रायः अन्य कई भाषाएं हैं जिनके लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्वनि जो चिन्ह गढ़े जाते हैं, लिपियों में उनके लिखने की व्यवस्था होती है। उन ध्वनि प्रतीकों, उन ध्वनि चिन्हों को लिपि में या लिखित रूप में संग्रहित करने के लिए, अच्छा, जब तक लिपि का निर्माण नहीं हुआ था, लिपि की खोज नहीं हुई थी, तब तक ये जो ध्वनि प्रतीक थे, जैसा कि वैदिक साहित्य में हम कहते हैं, वैदिक साहित्य में संस्कृत का जो अमूल्य धरोहर संग्रहित है वैदिक ग्रंथों में, हमारे 4 वेदों में, बाद के पुराणों में या फिर उपनिषद साहित्य में, तो जब तक इन ध्वनियों के लिखित रूप की व्यवस्था नहीं थी, लिपि का आविष्कार नहीं था, तब तक ये ध्वनियों से निर्मित शब्द से निर्मित उसका स्वरूप और उस स्वरूप में जो समाहित अर्थ है, इन अर्थ से जो एक वाक्य और एक पूरी भाषा निर्मित होती है, उस भाषा में जो हमारा साहित्य रचा गया, जो हमारा साहित्य निर्मित हुआ, उसको चूँकि लिखने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इन ध्वनियों के द्वारा, इन ध्वनियों के को संचित करने के लिए और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्रुत परंपरा, हमारे देश में श्रुत परंपरा चल पड़ी। इन ध्वनियों का संचयन कैसे किया जाए, ये ध्वनियाँ हमारी अगली पीढ़ी को कैसे संचित रूप में प्राप्त हों, संचित, शुद्ध और सही रूप में प्राप्त हों, इसके लिए श्रुत परंपरा आती है हमारे देश में। श्रुत माने श्रवण, सुनना, और वेदों को इसीलिए श्रुति कहा गया। श्रुति, श्रृंगार का श्री, श्रुति अर्थात जो सुन करके कंठस्थ किया गया, जिसको सुन करके संचित किया गया, आगे बढ़ाया गया। श्रुति, चूँकि वेदों को लेखन की या उनके लिखित रूप की परंपरा नहीं थी, तो जो वेद ज्ञाता हमारे ऋषिगण थे, वो अपने शिष्यों को श्रुत परंपरा के माध्यम से ध्वनि निर्मित समूहों को, सार्थक समूहों को भाषा के रूप में या श्लोकों के रूप में उन्हें कंठस्थ कराते थे, रटवाते थे, स्मरण कराते थे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ता था। तो सबसे पहला भाषा का जो अंग है वह है ध्वनि, और विश्व की प्रत्येक भाषा की अलग अलग ध्वनियाँ हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में, हिंदी भाषा में अ है और संस्कृत में भी अ है, चूँकि भारतीय मूल की भाषाएं हैं ये। और अंग्रेजी बहुत सारी भाषाएं हैं, चाइनीज़ हैं, फ्रांसीसी हैं, जर्मन है, स्पेन की भाषाएं, तमाम भाषाएं हैं विश्व की जो अलग अलग परिवारों में विभक्त हैं। इन भाषा की अपनी अलग अलग ध्वनियाँ हैं। हम मूलतः हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें या अंग्रेजी की बात कर सकते हैं, जिनके बारे में हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा ज्ञान है। अ ध्वनि अंग्रेजी में इसके लिए ए है।
तो जो जो उनके लिखने की व्यवस्था है, जो उनका लेखन स्वरूप है, लिखित स्वरूप है, उनकी संरचना में, उनकी प्रतीकात्मकता में, उनके स्वरूप में अंतर आता है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भाषा निर्माताओं ने उसका अलग जो स्वरूप चिन्हित किया, प्रतीकित किया या उसे मानदंड के रूप में, मानक के रूप में बनाया, उसका एक निश्चित स्वरूप हो गया। अर्थात ध्वनि, जो हमारी सार्थक ध्वनि है, जिससे हमारा शब्द बनता है सार्थक ध्वनियों के सम्मिलन से, उसकी एक निश्चित निर्मिति या कहा जाए उसका एक निश्चित स्वरूप है। वो प्रत्येक भाषा का अपना स्वरूप है, जो हर भाषा में, प्रत्येक भाषा में निश्चित, अब तक आज की 21वीं सदी तक आते आते उसने एक निश्चित स्वरूप, और इस स्वरूप में निर्माण से लेकर के, अपने जन्म से लेकर के आज तक की प्रक्रिया में, लंबी प्रक्रिया में कई सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ा, कई सारे परिवर्तन हुए हैं। ये अध्ययन की अलग वस्तु है। आज हम भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा के अंग की बात कर रहे हैं। तो पहला अंग हो गया ध्वनि, दूसरा है शब्द। अब ध्वनियाँ निर्मित हो गई, जैसे देवनागरी में 52 ध्वनियाँ हैं, 52 वर्ण हैं, 52 अक्षर हैं। इन ध्वनियों का जो सार्थक मेल है वह शब्द बनाता है। जैसे राम, एक शब्द है राम, और इसमें रकार ध्वनि है या र ध्वनि है, आकार है, आ स्वर है, और म ध्वनि है, म व्यंजन है, जिसमें अस्वर संयुक्त है, जिसको मिलाकर के राम शब्द बना। राम किसी व्यक्ति का नाम है, यानी हमने ध्वनियों को एक प्रतीक, उसका एक स्वरूप निर्मित किया। उन ध्वनियों को क्या जो संयोग है, एक व्यवस्था के तहत, एक नियम के तहत, वो नियम हालांकि ध्वनियों के आविष्कार के काफ़ी बाद में बना। जैसा कि हम जानते हैं कि पाणिनि, संस्कृत में पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ध्वनियों की इन व्यवस्था के लिए, शब्द संरचना के लिए, प्रत्याहारों के निर्माण के लिए, अर्थात पूरी कैसी व्यवस्था, कैसी सिस्टमेटिक व्यवस्था, कैसी एक के मतलब जिस नियम में कोई व्यवधान ना हो, ऐसी व्यवस्था के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। उसका एक सूत्र है जिसे हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। आयुड़, ऋलृक, एवोंग, अयोच, हैवरट, लंड, इस तरह से करके के 14 सूत्र हैं जिनके द्वारा हमारे यहाँ प्रत्याहार और शब्द निर्मित होते हैं। और शब्द ध्वनियों का सार्थक मेल है। मैंने एक उदाहरण से स्पष्ट किया। राम, जिसमें र ध्वनि, आ स्वर, र व्यंजन, आ स्वर, म व्यंजन और अस्वर, इन 4 ध्वनियों के सम्मेलन से शब्द बना राम, जिसका एक अर्थ है। ध्वनियों का निरर्थक मेल भी होता है। कई ध्वनियाँ एक साथ मिल सकती हैं, यदि वो नियम के तहत उनका मेल नहीं है और वो सार्थक नहीं है, तो उनसे किसी शब्द की व्युत्पत्ति या कोई शब्द नहीं निर्मित हो सकता। तो दूसरा तत्व है शब्द। शब्द के निर्माण की प्रक्रिया भी विश्व की समस्त भाषाओं में अपने अपने व्याकरण के, अपने अपने भाषा विज्ञान तो बाद की चीज़ है, अपने अपने व्याकरण के अनुसार उन ध्वनियों का मिलन, उन ध्वनियों का एक साथ संयोजन किसी सार्थक शब्द का निर्माण करता है। तो भाषा की प्रक्रिया में, भाषा के निर्माण, भाषा की संरचना की प्रक्रिया में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। अंग और तत्व इसलिए एक साथ आ रहे हैं क्योंकि भाषा कोई चलती फिरती वस्तु नहीं है, वो संचरण का माध्यम है, संवाद का माध्यम है, लेकिन मानवीय रचना नहीं है। इसलिए उसमें बाह्य और आंतरिक यदि दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाए तो आंतरिक रूप में भाषा का एक ही तत्व आ सकता है, वह है उसका अर्थ। तो अभी हम अंगों की बात कर लें। दूसरा महत्वपूर्ण अंग जिस पर हम बात कर रहे हैं वह है शब्द। और शब्द जैसे हमने हिंदी का एक उदाहरण दिया, र व्यंजन, आ स्वर, म व्यंजन और अ स्वर मिलकर के 4 ध्वनियाँ मिलकर के एक शब्द बनाती हैं और इनका मेल संस्कृत में बाकायदे व्युत्पत्ति होती है। राम की व्युत्पत्ति कहते हो कैसे होती है, इसमें कई सूत्र समाहित हैं। अष्टाध्यायी के कई पाणिनि ने, उसके बाद के टीकाकारों ने कई सारे ऐसे सूत्र बताए हैं जिनके द्वारा इस शब्द का निर्माण हुआ। तो ये शब्द निर्मिति है जो ध्वनियों के मेल से बनती है, उसका एक नियम है। मैंने अभी सूत्र की बात की तो उसमें कुछ सूत्र लगते हैं, उन सूत्रों का एक निश्चित मानक है कि आप इस ध्वनि के साथ इसको मिलाएंगे और इस मिलने से एक नया तत्व निर्मित होगा, नया शब्द निर्मित होगा। ये उसका नियम है, ये उसकी व्याकरणिक व्यवस्था है जिससे कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तीसरा है
रूप। अब ये रूप तत्व जो है वो संस्कृत का शब्द और पद है। संस्कृत में जो शब्द अपने मूल रूप में होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और जब वह विभक्तियों से, चूँकि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और उसमें उसका रूप उस शब्द के साथ ही जुड़ा होता है, इसलिए उसे हम पद कहते हैं। पद अर्थात सुबंत और तिगंत, सुप अंत वाला सुबंत और तिंग अर्थ वाला सुबंत शब्द है जो प्रयुक्त होता है, और तिगंत धातु जो क्रियाएं हैं या धातु रूप हैं उनके साथ जुड़ने वाला प्रत्यय है, जिनसे मिलकर के रूप निर्माण होता है। और संस्कृत में जिसे पद की संख्या दी गई है, माने अपने मूल शब्द के साथ जो उसके कारक चिन्ह या उसके विभक्तियाँ जुड़ जाती हैं, उनके मिलने से जो शब्द का स्वरूप निर्मित होता है वह उसका रूप हो गया। अब चूँकि संस्कृत में विभक्तियाँ या कारक चिन्ह शब्दों के साथ संयुक्त नहीं हो, हिंदी में कारक चिन्ह या विभक्तियाँ शब्दों के साथ संयुक्त नहीं होते हैं, वो अलग लिखे जाते हैं। इसलिए जो तीसरा तत्व है, तीसरा अंग है भाषा के निर्माण की प्रक्रिया का, वह जो जिसे हम रूप कह रहे हैं, वह जैसे राम ने खाना खाया। एक वाक्य है, राम ने खाना खाया, या राम को फल अच्छा लगता है। इस वाक्य में राम ने, राम को, यह उस शब्द का रूप है। माने जब तक इसके साथ ये जुड़ेगा नहीं, तब तक उस वाक्य में राम खाना खाया, राम अच्छा लगा, राम को अगर नहीं आता है को, माने जब वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है वह किसी के साथ संबद्ध हो गया, वह उसका अलग रूप है, इसलिए उसे हम उसका रूप कहते हैं। और यही बिल्कुल सेम यही वाक्य यदि संस्कृत में आएगा तो उसका स्वरूप होगा राम घर जाता है। राम घर जाता है, घर जाने की प्रक्रिया किसने पूरी की? राम ने। यानी चूँकि ने राम के साथ जोड़ रहा है, प्रश्न जब हम लगा रहे हैं इस सामान्य वाक्य में, तो राम ने आ रही है, कारक चिन्ह राम के साथ लगा हुआ है, लेकिन वो अंतर्भुक्त है, इसलिए वो स्पष्ट नहीं हो रहा, वाक्य में ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाने पर ये स्पष्ट हो जा रहा है कि कर्ता कौन है, घर जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम शब्द के साथ ने जो उसका कारक करता है, कारक चिन्ह है, वो अंतर्भुक्त है, छिपा हुआ है, और प्रश्न चिन्ह लगाने पर वो स्पष्ट होकर के सामने आता है। इसका मतलब राम का जो स्वरूप है, कर्ता कारक का जो स्वरूप है, ये कारक चिन्ह उसमें अंतर्भुक्त है। तो ये उसका, इस वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है, ये उसका रूप है। ये रूप तत्व भी भाषा के निर्माण में, चूँकि भाषा के निर्माण का ये अगला चरण है, वाक्य निर्मिति में राम ने, राम को, राम से, इस तरह के जो शब्द आते हैं, सेम इसी वाक्य को यदि हम संस्कृत में देखें तो राम घर जाता है, घर जाने की प्रक्रिया राम ने पूरी की। रामः गृहं गच्छति, रामः, म के आगे विसर्ग लगा हुआ है। यह विसर्ग संस्कृत के इस मूल शब्द को जब विभक्तियाँ संयुक्त होती हैं तो उसका रूप चलता है। रामः, रामौ, रामाः, रामः राम ने, रामौ रामाः, या बालकः बालकौ बालकाः। राम बालक ने, बालकों ने, दो बालकों ने और कई बालकों ने, यानी इसमें अलग से ने और को लगाने की ज़रूरत नहीं है। रामः के साथ ने उस विसर्ग के द्वारा जुड़ा हुआ। अलग बात है कि ये रामः निर्मिति की जो प्रक्रिया है वो सूत्र से सिद्ध होती है, चूँकि व्याकरण ने निश्चित कर दिया है। तो रामः संस्कृत का पद है और राम ने हिंदी का रूप है। ये हो गया दूसरा तत्व जो भाषा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण अंग की भूमिका निभाता है, तीसरा तत्व। और चौथा तत्व है वाक्य। इन तीनों का जो अभी मैंने बताया कि ध्वनियों का सार्थक मेल, शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द का जो स्वरूप है वह है उसका रूप। तो ध्वनि, शब्द और रूप। तीसरा है वाक्य। और चूँकि पहले ही बता चुके हैं हम कि इनका सार्थक मेल होना चाहिए। यह सार्थकता कैसे आएगी वह है, उसके लिए हमें
जिस भाषा का अध्ययन करना है, जिस भाषा के बारे में जानना है, उस भाषा के वैज्ञानिकों के द्वारा, उस भाषा के व्याकरण निर्माताओं के द्वारा पहले यह देखना है कि उन व्याकरणिकों ने इस भाषा के निर्माण में, भाषा की, कल ही बताया था मैंने कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई वाक्य है, क्योंकि वाक्य ही किसी भाव बोध को, किसी विचार को दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए हम ध्वनि का इस्तेमाल, केवल ध्वनि का इस्तेमाल करके हम अपने भाव विचार संप्रेषित नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वाक्य बोलना ही पड़ेगा, वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। तो वाक्य किसी भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। इस लघुतम इकाई को बनाने के लिए हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक है। तो यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है, राम घर जाता है, राम करता है, घर कर्म है और जाना क्रिया है सहायक क्रिया है। ये समस्त शब्द जो कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया हैं, ये व्याकरण के द्वारा विभाजित किए गए शब्दों के स्वरूप हैं। तो इन शब्दों को व्याकरण ने यदि विभाजित किया है तो व्याकरण ने यह नियम भी बनाया है कि इन शब्दों को किस प्रकार से संयोजित किया जाए या आपस में इनको किस प्रकार से मिलाया जाए जिससे इनका एक अर्थ निःसृत होए, इनका एक अर्थ निकले। तो राम घर जाता है माने हिंदी भाषा के व्याकरणिक नियम के अनुसार इन तीनों अंगों का, ध्वनि, शब्द और रूप, इन तीनों अंगों का जो मिलन है वो किस हिसाब से होगा, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया और उसके बाद सहायक क्रिया। इस नियम के अनुसार इन चारों तत्वों को जब हम इस व्याकरण नियम के अनुसार बांधते हैं, व्याकरणिक नियम के अनुसार संयोजित करते हैं, उसका मिलन कराते हैं, तो एक सार्थक वाक्य निर्मित होता है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसका अर्थ है कि घर एक रहने की जगह है, शब्द का अर्थ है घर एक रहने की जगह है, राम एक व्यक्ति है और जाना एक क्रिया है, और है एक सहायक क्रिया है जो इस क्रिया के कार्य को सहयोग से, अपने सहयोग से पूर्ण करती है। तो एक वाक्य बना, राम घर जाता है, और इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति है जो अपने घर जाने का कार्य करता है। तो इन भाषा के इन 5 तत्वों के मिलने से एक वाक्य बना। यह वाक्य जो भाषा की लघुतम इकाई है वाक्य। अब इसी वाक्य को चूँकि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जो नियम है व्याकरण के, भाषा की निर्मिति के जो नियम हैं, व्याकरण के जो नियम हैं वो अलग अलग हैं। हम यदि तुलनात्मक ढंग से देखें इस भाषा के अंगों के निर्माण की बात, तो मैं 2 भाषाओं की बात करती हूँ, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की भी बात कर लेते हैं। इस वाक्य को राम घर जाता है, संस्कृत में कहेंगे रामः गृहं गच्छति। हिंदी में 4 शब्द आए थे, राम घर जाता है, और संस्कृत में है रामः गृहं गच्छति। यानी संस्कृत में सहायक क्रिया जाता है, मात्र गम धातु का जो रूप है वह गच्छति प्रयोग कर दिया गया वाक्य में नियम के अनुसार, व्याकरणिक नियम से के अनुसार। यानी गम धातु के साथ प्रत्यय जोड़ता है जिससे उसका रूप बनता है। तो इस प्रत्यय जिसकी चर्चा मैंने की थी अभी भाषा के निर्माण में अंगों के रूप में, रूप या पद, तो जो पद बनता है उसके रूप में जो परिवर्तन आता है, इससे जो पद बनता है उसमें उसकी सहायक क्रिया भी अंतर्भुक्त हो गई। यानी जाना, जाता, जो कि हिंदी में जाता है और है अलग है, और संस्कृत में जाता है गच्छति से संपन्न हो गया, गच्छति शब्द से ही जाता है क्रिया संपन्न हो गई। तो रामः, घर जाने का कार्य किसने किया? राम ने। राम में विसर्ग लगा हुआ है, वह प्रथमा एक वचन का रूप है जिसमें कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने वो अंतर्भुक्त है, समाहित है। तो रामः अगृहम्, घर जाने का कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? राम के द्वारा। या राम घर को जाता है। कहाँ को जाता है? राम घर को जाता है। तो कर्म कारक माने को जो चिन्ह है कर्म कारक का वो गृहम में संयुक्त है। गृहम जैसे रामम, वैसे गृहम माने घर को जो शब्द है घर जाने की जो क्रिया है वो गृहम में संयुक्त है। तो रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है या राम घर को जाता है, गच्छति हो गया। और इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को यदि हम अंग्रेजी में कहेंगे तो राम
गो टू हाउस या राम गो टू होम। तो यदि हम दो, समय कम है, मैं दो भाषाओं में विश्लेषित करूँ, हिंदी और संस्कृत में, चूँकि वो संबद्ध भाषाएं हैं। तो संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट और विश्लिष्ट का अर्थ मैं स्पष्ट कर दूँ। संश्लेष, श्लेष शब्द माने चिपकना होता है। संश्लिष्ट समसलिष्ट, सम्यक प्रकार से श्लिष्ट माने चिपका हुआ, अच्छे से जुड़ा हुआ, वो संश्लिष्ट है। संस्कृत को संश्लिष्ट भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत के शब्दों में उसका रूप जुड़ा हुआ होता है, रूप चिपका हुआ होता है, वो संयुक्त होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो संश्लिष्ट भाषा है। और हिंदी विश्लिष्ट भाषा है क्योंकि हिंदी के शब्दों के साथ उसके रूप जुड़े नहीं होते, बल्कि वाक्य में जो प्रयुक्त उसके रूप होते हैं उसके साथ उसका कर्ता, उसके शब्द के साथ उसका जो कारक चिन्ह है, परसर्ग है, जो उसकी विभक्तियां हैं, जिसके अर्थ को शब्दों के बीच आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं, वह अलग होते हैं। इसलिए संस्कृत हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। तो यदि हम आज के इस व्याख्यान को एक वाक्य में समेटें तो कह सकते हैं कि भाषा की निर्माण की प्रक्रिया में जो उसके अंग मूल रूप से सहयोगी हैं वह ध्वनि तत्व, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य, ये 5 तत्व हैं। इनमें से अर्थ उसका अंतर्भुक्त, अंतर्निहित स्वरूप है, तत्व है, जो इन 5 को मिला करके भाषा निर्मित होती है। वो किसी भी विश्व के किसी भी देश की भाषा हो, उसके निर्माण की प्रक्रिया में यही सारे तत्व हैं जो सहयोग करते हैं। भाषा की विशेषताओं पर अगली क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।